नहीं, मेरी आवाज मिल रही ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल साहब। हाँ, जो दर्शन जी जो बात कर रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। राजनीति में ऐसा बहुत बार होता है कि जब किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा मिलता है तो उसकी अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं। और चूंकि उनको एक आंदोलन ने एक ऐसे मुकाम पर ले आकर के पहुंचा दिया कि एक राष्ट्रीय चेहरा बन गए, लेकिन हम लोग एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम लोगों ने तमाम ऐसे चेहरों को देखा है। अभी आप लोग देखिए, कुछ दिन पहले अभी बैसला का निधन हुआ है, तो आप बता दीजिए कि राजस्थान के अखबारों को छोड़ के बाकी जगहों पर तो ठीक से खबर तक नहीं आई है कहीं। अगर आप उठा करके देखिए जो है, जो बैसला जो गुर्जर आंदोलन के इतने बड़े नेता थे जो है, तो राजनीति तो आने जाने का समय है। और रही बात, ये बात सही है, जो पिछला चुनाव गुजरात का हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी जीतते जीतते जीत गई है किसी तरीके से। अन्यथा जो है वो उससे ज्यादा जो है चर्चा उन लोगों की हुई है जिनकी हार हुई थी। तो ये जो है बहुत ही टफ बैटल था, जबकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री से लेकर के जब पूरे देश के नेता जिस राज्य में होंगे, इसके बाद भी ये परिणाम आए। और रूरल गुजरात ने साफ कर दिया कि रिजल्ट जो है वो भाजपा के खिलाफ था, केवल अर्बन बेस। और गुजरात को एक एडवांटेज है बाकी राज्यों की तुलना में कि गुजरात का शहरी समाज काफी बड़ा है, जो कि अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, आप मध्य प्रदेश देखेंगे, उसकी तुलना में अलग है। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पटेल का जो ये बयान है, ये अब इसमें देखिए, कौन कहा जाना चाहता है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चुनाव के दौरान हम ये देखते हैं पत्रकार के तौर पर कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो अपनी ही पार्टी में वो व्यक्ति कुछ और अपेक्षाएं करता है या चाहता है। क्योंकि हार्दिक पटेल को भी ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां नेताओं की पूरी फौज है, वहां हार्दिक पटेल की क्या हैसियत होगी। जहां आनंदीबेन पटेल को भी रखा नहीं जा सका गुजरात में जो है, और उनकी जगह पर कौन आया हुआ है आज के तारीख में जो मुख्यमंत्री है, वो एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको पूरे देश के लोग ढंग से जानते तक नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो सकता है बार्गेनिंग के लिए उन्होंने ये बात कही हो। हार्दिक पटेल को जो सम्मान मिल रहा था, मुझे लगता है काफी सम्मान मिल रहा है, और उनको पार्टी हेडक्वार्टर से भी उनको काफी सम्मान मिलता है। तमाम मौकों पर वो बुलाए जाते हैं, बहुत सारे मौकों पर उनके हिसाब से फैसले भी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि सम्मान में कोई कमी उनके है। जी देखिए, जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, दर्शन जी शायद सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में, वो उन जगहों पर ज्यादा असर उसका दिख रहा है जो अर्बन सीटें हैं। जहां अर्बन सीटों पर आम आदमी पार्टी का उभार मेरे हिसाब से वो कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ज्यादा चुनौती बन सकता है। क्योंकि जो पिछले बार जो यहाँ दिल्ली में जो चर्चाएं हुई, वास्तव में क्या हुआ तो दर्शन जी बताएंगे, लेकिन दिल्ली में जो चर्चाएं थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला ही केवल इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो। और फिर अगर आप गुजरात के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो गुजरात में टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, और कांग्रेस वहां जो है एक मजबूत विपक्ष। ठीक है, लगातार कई बार ऐसा होता है कि लगातार जीतना, और लगातार जीतने का इतिहास कांग्रेस का भी रहा है। अगर आप उठा करके देख लीजिए, सारे जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, जो सबसे बड़े नेता जो रहे हैं, आप गांधी जी से लेकर सरदार पटेल तक ले लीजिए, आप मौलंगर साहब को ले लीजिए, आप विठल भाई पटेल के बड़े भाई को भी ले लीजिए, हैं वो वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई को ले लीजिए। सारे लोग ऐसे स्टालवर्ड्स रहे हैं जो जिन्होंने जड़ें जमाई थी। और देहात में अभी भी कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत हैं। आप अभी कह रहे थे जो उसका सौराष्ट्र को ही ले लीजिए, सौराष्ट्र में 54 में से 31 सीटें कांग्रेस जीती थी पिछले चुनाव। तो अभी लेकिन जरूर है कि आप ये देख लीजिए, और इस बात को मोदी जी समझते हैं। यूपी के चुनाव का जब जश्न हो रहा था जिस दिन, उस दिन मोदी जी वहीं थे, जाकर के गुजरात पहुंचे हुए थे। और ये बात, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई भी लड़ाई जब होती है, आप देखेंगे ये जब होती है तो उस लड़ाई में बहुत सारे फैक्टर कारक होते हैं। किसी एक पार्टी में हजारों मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसदों का काफिला कहीं पहुंच रहा हो, गांव-गांव में लोगों का वो हो रहा हो। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत साधन विहीन लोग हों,
वहाँ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी जो है अपने आप में एक राजनीति में होता है, साधन संसाधन भी होते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर के गाड़ियां भी होती, बहुत सारे पक्ष होते हैं राजनीति में, चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो चुनाव अगला है उसमें अर्बन एरिया में आम आदमी पार्टी अगर उभरती है तो वो चैलेंज कांग्रेस के बजाय बीजेपी को ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा, और वो अर्बन वोटर पर अगर आम आदमी पार्टी नुकसान डालती है तो अब उसको कैसे बचाएंगे। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने इन बातों को समझ लिया है, क्योंकि अगर आप उठा करके देखेंगे पूरा तो ये सही है कि जो खाम थ्योरी थी माधव सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में जिस तरह का अपार समर्थन मिला, वो उसके पीछे पूरा का पूरा जो तमाम जातियों के जोड़ने का गणित था। उस तरह की थ्योरी दोबारा बना पाना थोड़ा मुश्किल काम है, और वो दौर भी देखिए राजनीति में आता रहता है। लेकिन ये बात तो सही है कि ना कोई एक जाति, ना कोई एक समुदाय किसी राजनीतिक पार्टी को बनाता है या बिगाड़ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप उसका नमूना देख सकते हैं, जो है छोटे छोटे पॉकेट में बहुत बड़ा, और वो कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ घटा है वो भारतीय जनता पार्टी ने काशीराम के पूरे प्रयोगों को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। काशीराम जी का प्रयास यह था कि जो नेग्लेक्टेड समुदाय है, छोटे छोटे पॉकेट है, जो जिनको कभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको मौका दे दिया जाए। और जो ताकतवर हैं उनको आप देख लीजिए, राजनीति में जो ताकतवर कम्युनिटीज हैं उनको सामान्यतः लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उठा करके देखेंगे तो उनकी संख्या कम है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी ज्यादा मिलती रही है उनको, ज्यादा उनके लोग एमएलए होते रहे, ज्यादा लोग मिनिस्टर बनते रहे। उस बात को लोग जो है नाराज उस बात से लेकर के होते रहे। और उत्तर प्रदेश में अगर आप पूरे समीकरण को देखेंगे तो गुजरात का समीकरण अलग है। गुजरात में अभी कांग्रेस के लिए एक एडवांटेज ये है, जो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, कि ये टू पार्टी जो सिस्टम होगा, टू पार्टी सिस्टम बना हुआ है गुजरात में। और ये सही है, आपने कहा जो कि बात सही है कि गुजरात में सबसे मजबूत विपक्ष की जो स्थिति में है वो कांग्रेस है। और मुझे लगता है कि इस परिवेश के बीच में जो पटेल साहब है उनकी कोशिश ये है कि वो ज्यादा निर्णायक भूमिका में आ जाएं, क्योंकि यहाँ तो ठीक है कि बहुत सारे फैसले जो है, जो अगर आप ये देख लीजिए कि अगर फैसले उन्हीं लोगों के बलबूते पर छोड़े जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि स्टेट लीडरशिप में बहुत सारे लोग केवल अपने ग्रुप पर ही कब्जा करा देते हैं। ऐसा बहुत सारे राजनीतिक दलों में देखा गया है। तो ये मौके तो ना बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है। जो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ यही एक है कि वो कहते हैं कि भाई एक बैलेंस बना के चलना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अगला चुनाव भी है, आखिरी में ये बात कह के खत्म करूंगा कि अगला भी जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चुनौती भरा चुनाव है, क्योंकि अब रूपानी का चेहरा भी नहीं है यहाँ। और देखिए चेहरे जब धूमिल पड़ते हैं तो मोदी जी के चेहरे पर आप बार बार तो लड़ेंगे नहीं। मोदी जी को 8वां साल चलने जा रहा है प्रधानमंत्री बने हुए, तो एक छाया होती है जो बहुत राजनीति में आपकी सीधी मौजूदगी और केवल टेलीविजन पर मौजूदगी के बीच का जो फर्क है वो बहुत सारी चीजों में नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है लड़ाई मोदी जी के चेहरे पर होगी, लेकिन जैसे जैसे चेहरे आप टेलीविजन पर देखने लगते हैं उस चेहरे की जो प्रभावशालीता है उसमें धीरे धीरे कमी होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।